आज की क्राइम स्टोरी है प्रीति राठी के ऊपर। आपने हैवानियत की दर्जनों दास्तां सुनी होगी, पर आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 2013 में घटित हुई थी और ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और ख़ास तौर पर इस केस में जो जज ने टिप्पणी की थी और इस केस में जो कुछ भी हुआ वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो करते हैं स्टार्ट। आई एम योर होस्ट हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग द प्रीति राठी मर्डर केस। तो तारीख होती है 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए खास दिन था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। दरअसल 23 साल की लड़की अपनी आंखों में बहुत सारे सपने और उम्मीदें लेकर मुंबई जा रही थी। प्रीति ने नेवी में नर्स की वैकेंसी पे एग्जाम किया था और प्रीति बतौर अब नौसेना में नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट भी हो गई और इसी की ज्वाइनिंग के लिए प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस पे रिपोर्ट करना था और वहां से उसे आईएनएस मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर ड्यूटी को ज्वाइन करना था। अब वो समय आ जाता है जब प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जहां से गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना होती है। प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, उसके चाचा विनोद कुमार दहिया और उसकी चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। अब मुंबई के लिए ट्रेन रवाना भी हो जाती है और प्रीति जिस ट्रेन की बोगी में बैठी थी उसी बोगी में एक शख्स था जो लगातार प्रीति के ऊपर नजरें बनाए रखा था। इस बात से प्रीति के पापा और उसके चाचा चाची सभी अनजान थे कि प्रीति के ऊपर कोई लगातार नजरें बनाए बैठा है। अगले दिन लगभग सुबह 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है और अभी तक उस शख्स की नजरें प्रीति के ऊपर ही थी। वह उसके आसपास ही था, लेकिन वह यह भी कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा लोग देख ना पाए, शायद देखते तो पहचान भी जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद प्रीति अपने पापा चाचा चाची के साथ ट्रेन से उतरती है, प्लेटफॉर्म पर आती है। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी और तभी एक समय ऐसा आता है जब प्रीति के पापा चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे और प्रीति ने अब अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू किए ही थे कि प्रीति महसूस करती है किसी ने उसके कंधे को पीछे से छुआ है और प्रीति से चेक करने के लिए जैसे ही घूमती है और यहाँ हम उसी लड़के को देख पाते हैं जो उस ट्रेन में अपना चेहरा छुपाए बैठा था। अब इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, ये शख्स अपने साथ एक डब्बे को लेके आया था और उसके लिक्विड को प्रीति के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर और उसके शरीर पर गिरती है, प्रीति दहाड़े मारकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उसके पापा चाचा चाची भी जल्दी से प्रीति के पास आ जाते हैं। सभी पैसेंजर प्रीति के आसपास भी जमा हो जाते हैं और जब प्रीति के परिजन प्रीति को संभाल रहे थे उस लिक्विड की कुछ बूंदें इनके ऊपर भी आती है, लेकिन उस समय ये अपना दर्द भूलकर प्रीति को संभालने में लगे हुए थे। और अब प्रीति जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसे बहुत जलन हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से दिखना भी अब तक बंद हो चुका था। प्रीति की चीख सुनकर प्रीति के समीप ही खड़े समीर शेख नाम का एक शख्स ने उस डब्बे को उठाकर देखा और जैसे ही वो डब्बा उठाता है उस लिक्विड की कुछ बूंदें समीर के हाथ पे गिरती है और समीर उस डब्बे को फेंक देता है। और यहाँ पे उसे समझने में टाइम नहीं लगता कि इस डब्बे के अंदर एसिड है और लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। वह तेजी से उस नकाबपोश के पीछे भागने लगता है और इसी बीच समीर अपने साथी सलीम और सलमान को भी इस एसिड अटैक का बता देता है और ये तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वो नकाबपोश वहां से भागने में कामयाब भी हो जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा करती है और इसके बाद प्रीति को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ये बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है और यह भी देख पाते हैं कि प्रीति की दोनों आंखें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और जिस्म के बहुत से हिस्सों पर एसिड गिरने की वजह से वो भी डैमेज हो चुके हैं। और इधर जब एसिड का टेस्ट किया जाता है तब पता लगता है यह सल्फ्यूरिक एसिड था। अब इसके बाद लगातार प्रीति का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। प्रीति बार बार डॉक्टर से बस यही पूछती है कि मुझे क्या हुआ है और इसी के साथ दिन गुजरते रहते हैं। प्रीति को बेहतर इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल पे भेजा जाता है। क्योंकि ये खबर मीडिया तक फैल चुकी थी और ये एक एसिड अटैक भी था तो लोग भी इस बात से बड़े ही गुस्से में थे। महाराष्ट्र सरकार भी इस केस में बड़ी ही मदद कर रही थी और अब तक प्रीति के लिए 3 हॉस्पिटल को बदला जा चुका था, लेकिन प्रीति की हालत में कोई बदलाव नहीं आता। इसी बीच प्रीति बार बार डॉक्टर से ये भी पूछती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही है, जबकि उसकी आंखें तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और इसी के साथ वो बार बार ये भी पूछती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। शायद उसे थोड़ा थोड़ा एहसास भी था कि उसके ऊपर क्या फेंका गया है, लेकिन अभी तक वो पूरा सच भी नहीं जानती थी कि अब वह कैसी दिख रही है, उसके बाकी शरीर को क्या हुआ है। और डॉक्टर अभी तक बस यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह डॉक्टर से कहती है कि मुझे कागज और कलम चाहिए, मुझे कुछ लिखना है।
क्योंकि उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वह अपने पापा को भी एक कागज़ कलम लेकर लिखने को बोलती थी। और प्रीति 1 मई को दिल्ली से मुंबई पहुंची थी और अब प्रीति को पूरा 1 महीना हो चुका था मुंबई आए हुए। और आखिर 1 जून 2013 को प्रीति जिंदगी की जंग को हार जाती है। ठीक 1 महीने बाद प्रीति को वापस मुंबई से दिल्ली ले जाया जाता है, लेकिन इस बार प्रीति एक ताबूत में बंद होकर आई थी। बहुत सारी उम्मीदें खुशियाँ लेकर वो मुंबई जरूर गई थी। इस दौरान पुलिस भी अपनी जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी सबूत नहीं मिले थे, कोई फायदा नहीं हुआ था। दिल्ली में लाने के बाद प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। बीते 1 महीने के दौरान प्रीति ने अपने पापा को कागज कलम लेकर कुछ लिखने को कहा था और हॉस्पिटल के उन अलग अलग दिनों में प्रीति ने जो भी अपने पापा से लिखवाया था उसके पापा ने उसे भी अब मीडिया में सौंप दिया था। हमें मीडिया के थ्रू जो पता लगा उसका कुछ हिस्सा मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर प्रीति अपने पापा से लिखवाती है कि मैं चाची से कुछ ही कदमों दूरी पे थी, तभी अचानक किसी ने मुझ पर क्या फेंका मुझे कुछ नहीं पता। वह गोरा था, काला था, दिखने में कैसा था। अब तक तो ये बात सभी को घर में पता लग गई होगी, मम्मी तो बहुत टेंशन में होंगे। मैंने INS की इस नौकरी के लिए बहुत ही तैयारी की थी और लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। मैं यह जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर शायद अब तक ये जॉब भी मेरे हाथों से चली गई होगी। यहाँ डॉक्टर भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि मेरी सर्जरी कब तक होगी, मुझे कितने दिन और हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, और कल शाम से तो मेरे हाथ के मूवमेंट में भी पेन हो रहा है। मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि मेरी आंखों से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी आंखों का ट्रांसप्लांट होगा और जब तक उसका चेहरा ठीक नहीं हो जाता उसका ट्रांसप्लांट भी होना मुश्किल था। फिर प्रीति बताती है कि मुझे निक्की और तनु जो कि उसके भाई बहन थे उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो नहीं चाहती थी कि वो उसके भाई बहन के साथ भी होए। और वह ये भी बताती है कि पापा मम्मी ने तो मेरे लिए रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे अब सुंदर नहीं दिखना। यह वह खत थे जो प्रीति ने अपने अलग अलग समय में अपने पापा से लिखवाए थे। और वह अपने पापा से यह भी पूछती कि पापा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो किसी ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, आखिर उसका कसूर क्या था और क्या उसका मुजरिम पकड़ा भी गया है या नहीं। लेकिन अफसोस कि उसके जिंदा रहते उसके सवालों का जवाब उसे नहीं मिल पाया और 1 महीने बाद तक भी पुलिस उसके गुनहगार को नहीं पकड़ पाई। इधर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकलता। जब ये ट्रेन 2 मई 2013 को सुबह 8 बजे स्टेशन पर पहुंचती है, पुलिस उस समय के CCTV को खंगालती है तो उस समय कैमरे में कुछ भी नहीं मिलता। इत्तेफाक से जहां पर एसिड का अटैक हुआ था वहां पर कैमरे का कोई भी एंगल नहीं था। इसी प्लेटफॉर्म के एक दूसरे एंगल पे एक कैमरा था जहां से हम एक शख्स को भागते हुए देख सकते हैं जो उस समय के इंसिडेंट के बाद बहुत घबराया हुआ था और तेजी से दौड़ रहा था, जबकि बाकी के सभी यात्री नॉर्मल चल रहे थे। और इस शख्स की चाल और उसकी घबराहट ये बता रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तब पुलिस को लगता है कि हो ना हो यही वह शख्स है जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर पुलिस कोशिश करती है और इस स्टेशन के आसपास सभी लोगों से इसकी पूछताछ भी करती है। तब पुलिस वाले TT से भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं निकलता। अब मुंबई पुलिस दिल्ली में आकर पूछताछ के लिए उसके एक पड़ोसी को उठाकर भी ले जाते हैं। जब इस बात का प्रीति के पापा को पता चलता है तो वह स्वयं उसकी मौजूदगी को चेक करते हैं और वह रोहतक ही होती है। तब प्रीति के पापा महाराष्ट्र सरकार से इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को देने की अर्जी करते हैं और महाराष्ट्र सरकार इस अर्जी को मान भी जाती है और अब इस केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों में आ जाती है। अब वो वापस इस केस की तहकीकात करने लगते हैं और इस इंसिडेंट के 8 महीने 17 दिन बाद क्राइम ब्रांच वापस तफ्तीश करते हुए 15 जनवरी 2024 को मुंबई से दिल्ली आती है और दिल्ली में नरेला में पहुंचती है। दिल्ली के नरेला में ही प्रीति का घर भी था। अब नरेला में पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उसी के पड़ोसी के एक घर में दबिश डालती है और उस घर में रहने वाले एक शख्स 23 साल के अंकुर पवार को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगती है। अब पूरा मोहल्ला दंग हो चुका था, प्रीति के परिवार वाले भी दंग हो चुके थे, क्योंकि इन्हीं के घर के पास में रहने वाला अंकुर पवार जो कि प्रीति का अच्छा दोस्त भी था। और अंकुर पवार का प्रीति की मौत से क्या लेना देना है यह हमें कुछ ही समय में पता लगेगा। अब अंकुर पवार को गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ उसे मुंबई ले जाती है और फिर अंकुर पवार से पूछताछ होने पर सारी कहानी हमारे सामने आती है। अंकुर पवार ही वह शख्स था जिसने प्रीति के ऊपर हमला किया था। अंकुर पवार को पता लगा था कि प्रीति का नेवी में नर्स में सिलेक्शन हो गया है और प्रीति अपने पापा चाचा चाची के साथ मुंबई जा रही है। चूंकि अंकुर पवार प्रीति का पड़ोसी था इसलिए उसे सभी बातों की जानकारी पहले से ही थी। अंकुर पवार प्रीति से प्यार करता था और अंकुर ने जब प्रीति को प्रपोज किया तब प्रीति ने उसे इस बात के लिए मना कर दिया कि वह इसे प्यार नहीं करती है। और जब अंकुर को पता लगा कि प्रीति 1 मई 2013 को दिल्ली से मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में जा रही है,
अब अंकुर एक दुकान से सल्फ्यूरिक एसिड एक बोतल में लेता है और वो भी मुंबई जाने के लिए उसी ट्रेन में चढ़ता है। इसके लिए वो कोई टिकट भी नहीं लेता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, ताकि आगे जाके इस बात का कोई सबूत न रह सके। अब पूरे सफ़र के दौरान वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे से पहले डिब्बे में टहल रहा था, क्योंकि कई बार कोच में टीटी भी चेक करने आते थे और टीटी अगर उसे देखता तो उसे टिकट मांगता, इसलिए वह इधर से उधर भी टहल रहा था। लेकिन अंकुर का प्लान ये था कि रास्ते में उसे जब भी समय मिलेगा वो प्रीति के ऊपर एसिड फेंक कर वहाँ से निकल लेगा। लेकिन करीब 16 घंटे के सफ़र में उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। जब प्रीति कई बार वॉशरूम की तरफ गई, उस समय भी वॉशरूम के आसपास बहुत पैसेंजर बैठे थे, क्योंकि ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी थी और ट्रेन भी यहाँ पर तेज़ चल रही थी। अगर इस समय अंकुर प्रीति के ऊपर एसिड डालता तो वो वहाँ से भाग नहीं पाता और वह चलती ट्रेन से कूद भी नहीं पाता। और 16 घंटे बाद जब ये ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुँचती है और इसी समय मौका पाकर जब प्रीति के पापा चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे थे, उसने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। प्रीति जैसे ही उस शख्स को देखने के लिए पीछे घूमती है, अंकुर ने उस समय बोतल के ढक्कन को खोलकर पूरा एसिड प्रीति के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद वह तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, जहाँ से वापस दिल्ली के लिए ट्रेन थी और वह उस ट्रेन में बैठकर दिल्ली भी पहुँच जाता है। घर आने के बाद घर वालों को कहता है कि वो एक इंटरव्यू के सिलसिले में उत्तराखंड गया था और घर वालों को इस बात का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसने टिकट तो बुक कराई नहीं थी। लेकिन जब पुलिस इस बात की तफ्तीश करती है तब उसे पता लगता है कि कोई ना कोई बहुत करीब जानने वाला ही होगा। और इससे पहले जबकि पुलिस वालों ने एक दूसरे पड़ोसी को पकड़ा था, उसी से पुलिस वालों को पता लगता है अंकुर पंवार का, और उस शख्स से ये भी पता लगता है कि अंकुर पंवार प्रीति से जलता भी है। अब सवाल ये उठता है कि एक 23 साल की लड़की प्रीति, इनकी दोस्ती थी, तो आखिर अंकुर ने उसके ऊपर तेजाब क्यों फेंका। और अब अंकुर सब बात क्लियर करता है कि वह खुद भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। दोनों साथ में एक ही मोहल्ले में रहते थे, स्कूलिंग भी उनकी साथ साथ हुई थी और पढ़ाई लिखाई के दौरान अंकुर और प्रीति का एक दूसरे के घर भी आना जाना लगा रहता था। अंकुर प्रीति को काफ़ी पसंद करता था और जब अंकुर ने प्रीति को प्रपोज किया, लेकिन प्रीति ने इस बात के लिए उसे मना कर दिया कि वह इससे प्यार नहीं करती है, और यही बात अंकुर के दिल में घर कर जाती है। इधर प्रीति पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन अंकुर पढ़ने में तेज नहीं था और इस कारण कई बार अंकुर के घर वाले उसे ताना देते थे प्रीति का नाम लेकर। इस बात से अंकुर का प्रीति के प्रति गुस्सा और बढ़ने लगा था। इत्तेफाक से इसी दौरान प्रीति की नेवी में नर्स की नौकरी लग जाती है। इस बार उसका घाव और गहरा हो जाता है, क्योंकि बात अब नौकरी तक आ चुकी थी। और प्रीति की कामयाबी को देखते हुए अंकुर यह फैसला करता है कि वह प्रीति से इसका बदला लेगा। वह तय करता है कि वह प्रीति का चेहरा बिगाड़ देगा, ताकि प्रीति नौकरी करने लायक नहीं रहे, लोग उसकी तारीफ करना भी बंद कर दें। इसी जलन के चलते अंकुर ने इस पूरी साजिश को रचा। गिरफ्तारी के बाद मुंबई के कोर्ट में यह मामला चलता है और जिसकी सुनवाई स्पेशल वुमेन कोर्ट में होती है। तब 3 साल बाद 2016 में संडे को इस केस का फैसला सुनाया जाता है और इस केस का फैसला अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट था, क्योंकि हिंदुस्तान में यह पहला ऐसा केस था जब किसी एसिड अटैक करने वाले को सजाए मौत मिलती है। इसके अलावा हम बात करें दुनिया की, तो इससे पहले बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जहां पर एसिड अटैक करने पर सजाए मौत का प्रावधान है। बाकी दुनिया में किसी भी देश में एसिड अटैक करने पर इतनी ज़्यादा सज़ा उस समय तक नहीं थी। इस दौरान समीर शेख, सलीम और सलमान को भी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अंकुर को अलग अलग मुजरिमों के साथ खड़ा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर समीर शेख अंकुर को पहचान जाता है कि 1 मई को एसिड फेंकने वाला शख्स यही था। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने के बाद जब अंकुर भागने की कोशिश करता है तब उसके चेहरे से वो कपड़ा हट जाता है और कुछ समय के लिए समीर शेख अंकुर के चेहरे को भी देख पाता है। अब मैं आपको जजमेंट की कुछ लाइनें बताता हूँ जो जज ने सजाए मौत देते हुए अंकुर को लिखी थी कि प्रीति 30 दिन तक सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो दिखने में कैसी है। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की रोशनी वापस कभी आएगी भी या नहीं, या उसके परिवार वाले भी उसके चेहरे को देखते तो वो डर जाते, और अगर ये असलियत उसके सामने आती या किसी जगह वह आईने में अपने आप को देख लेती तब वो शायद 30 दिन भी जिंदा नहीं रह पाती, वो पहले ही मर जाती। प्रीति की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। एसिड ने लगभग उसके दिल, लीवर और गुर्दे को, जो कि एक इंसान को जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर दिया था। इसी के साथ जज ने यह भी कहा कि जो ये एसिड अटैक है वह उनकी नज़रों में रेप से भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है, क्योंकि रेप के विक्टिम का जब रेप होता है तो वह कुछ समय के लिए ही मारी जाती है, लेकिन उस समय उसकी आत्मा का कुछ नहीं जाता और एक बार समझा बुझाकर उसको अलग रखकर उसे वापस जिंदगी जीने की पटरी पर लाया जा सकता था।
और ऐसे देश में बहुत सारे रेप इंसिडेंट है जहां पर रेप विक्टिम ने एक नए तरीके से वापस ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया है। लेकिन एक एसिड अटैक होने के बाद विक्टिम को उसी बॉडी, उसी शरीर और उसी चेहरे के साथ इस दुनिया में रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से जज ने एसिड अटैक को रेप से भी ब्रूटल क्राइम बताया। तो दोस्तों, यही था प्रीति राठी का वो केस जिसने पूरे देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था।